हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लीगल एज। चलिए, तो आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिलेटेड भी है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज रिलेटेड टू वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इवेंट विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन आवर कंट्री, दैट इज द इंडियन प्रीमियर लीग। तो फोटो देख के आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में डिस्कस करेंगे। सो द डिस्कशन इज गोइंग टू बी अबाउट और अराउंड the very significant prodigy of the IPL, which is वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी के बारे में आप सब लोगों को पता होगा, सब लोगों ने देखा भी होगा। अंडर 19 में आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करते हुए चले आ रहे थे, अपने दम पर फाइनल में 175 रन्स बनाए और 2 साल पहले, ऑलमोस्ट 2 साल पहले आरआर ने उनको परचेज किया फॉर अ वूपिंग प्राइस ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपीज। बट पॉइंट इज कि जब आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए खेल रहे हो, so you are actually entering into a contract with the franchise team। और यहां पर हम अगर देखें तो वैभव सूर्यवंशी आज भी 15 साल के हैं, विच मीन्स ही इज अ माइनर। तो फिर माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड किस तरीके से हो सकता है, या यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या होगी, इस चीज को आज हम डिस्कस करते हैं। सो पॉइंट इज कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वैभव सूर्यवंशी ने आरआर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ही वाज जस्ट अ 13-year-old child। So can a 13-year-old sign an IPL contract? And that's the relevant discussion, or that's the discussion which we are going to have today। तो वैभव सूर्यवंशी के एक बेसिक प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें तो 13 साल की एज में ही वाज सोल्ड टू राजस्थान रॉयल्स फॉर 1.10 करोड़ रुपीस, जहां पर बेस प्राइस उनका 30 लाख रुपए का था। बट पॉइंट क्या है यहां पर, इंटरेस्टिंग इशू ये है दैट अंडर द इंडियन लॉ माइनर्स कैन नॉट लीगली बाइंड देमसेल्फ टू कॉन्ट्रैक्ट्स। So then the point comes up, or the core question becomes, is this multi-million rupee IPL contract legally valid or just a highly expensive handshake? किस बेसिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को डिसाइड किया जाता है? देखो, जब भी कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज की अगर हम बात करते हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज डेल्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और सेक्शन 11 की अगर हम बात करें तो वहां पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंसी और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी मेजर होनी चाहिए, दैट इज मस्ट बी 18 ईयर्स और ओल्डर टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी साउंड माइंड की होनी चाहिए, दैट इज मस्ट बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द implication of entering into the contract, and the party should not be disqualified, that is must not be barred from contracting by other laws। जब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब माना जाता है दैट अ पर्सन इज एक्चुअली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर जो हमारा प्राइमरी इशू है वैभव सूर्यवंशी के केस से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, दैट्स द इशू ऑफ मेजॉरिटी, बिकॉज ही वाज जस्ट 13 इयर्स ओल्ड जब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, विच मेंट ही इज अ माइनर एंड देयरफॉर ही वाज लीगली इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस है क्या? तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिंपली ये कहता है कि माइनर्स के अग्रीमेंट आर कंसिडर्ड एज वॉइड एब इनिशियो। So the law views a minor as an entirely incapable of making a binding promise, and therefore the contract is having, or the agreement is having, zero legal existence। So agreements directly with the minors are not just voidable, they are completely void from the start। और implication क्या है इस चीज का कि अगर वैभव ने ये कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन किया है, if Vaibhav signed the contract himself, then the 1.10 crore rupees agreement holds exactly zero weight in a court of law। तो फिर ये ट्रांजैक्शन चल किस बेसिस पर आए? क्योंकि लॉ तो हमसे ये कह रहा है कि अगर वैभव ने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो फिर वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, उसका जीरो वेट है। देन हाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्टिंग? तो देखो, रियलिटी ये है, franchises like Rajasthan Royals need binding commitments to safely invest 1 crore, more than 1 crore rupees। At the same point of time, the Indian Contract Act dictates that minors absolutely cannot make binding financial or professional commitments। Then how are modern sports franchisees legally protecting multi-million rupees investment when dealing with 13 or 14 or 15-year-old child? तो यहां पे एक relevant बाईपास निकाला जाता है फॉर द पर्पसेस ऑफ क्रिएटिंग अ वैलिड ट्रांजैक्शन और अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वर्क अराउंड क्या है यहां पर? फ्रेंचाइजी डायरेक्टली माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट रूट तो इज कंसिडर्ड एज वॉइड इन द आइज ऑफ लॉ। तो यहां पे क्या किया जाएगा? यहां पर एक इनडायरेक्ट रूट क्रिएट किया जाएगा, दैट इज पेरेंट और गार्जियन के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाता है।
So contracts are primarily executed by minors' legal guardian on their behalf, and for this proxy signature to hold up in court, the agreement must explicitly be for the benefit of the minor. होता क्या है इस सिचुएशन में, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंचाइजी और गार्जियन या पेरेंट के बीच में होगा, बट उस कॉन्ट्रैक्ट की एक बेसिक सी कंडीशन होगी दैट द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक एंड एक्सप्लिसिट बेनिफिट ऑफ द माइनर. तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में रखा जा सकता है, क्योंकि वैभव या कोई भी माइनर अगर खुद वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो वो वैलिड नहीं होता. सो हेरिन अ वर्क अराउंड इज क्रिएटेड जिसके थ्रू पेरेंट या गार्जियन के थ्रू इस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया जाता है. बट उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे द इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस एक्सेप्शंस फॉर एग्रीमेंट्स दैट प्रोवाइड एजुकेशन, ट्रेनिंग और करियर एडवांसमेंट टू अ माइनर एंड एन आईपीएल हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट क्वालिफाइज फॉर द सेम. तो अगर आप माइनर के बेनिफिट के लिए वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो, जैसे उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके करियर एडवांसमेंट के लिए, तो वहां पर आप गार्जियन के थ्रू या पेरेंट के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर सकते हो. बट ऑलवेज रिमेंबर दीज काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस और कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल बाय द माइनर. सो द माइनर कैन लीगली डिमांड पेमेंट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द फ्रेंचाइज, बट the contract at the same point of time is not enforceable against the minor and the franchise cannot legally sue the minor for breach of contract. तो अगर राजस्थान रॉयल्स अपने कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं कर रही है, बाकी सारे माइनर्स भी जो अलग अलग फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं, अगर फ्रेंचाइजीज अपने अपने कमिटमेंट्स को वहां पर फुलफिल नहीं कर रही है, माइनर तो फ्रेंचाइजी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, दैट इज परमिसिबल. ठीक है, बट फ्रेंचाइजी माइनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सिंपल सा रूल है that under the law सीधा हिसाब होता है that you cannot enforce a contractual obligation against the minor. So राजस्थान रॉयल्स के पास भी लीगल राइट्स हैं, उसके भी लीगल ऑब्लिगेशंस हैं एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्क्स भी हैं. एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम वैभव की अगर हम बात करें तो ही इज गेटिंग अ गारंटीड पे आउट एलीट कोचिंग क्लासेस. प्रैक्टिकली वॉलंटरी कंप्लायंस है, अगर वो ना फॉलो करना चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को तो नहीं करे. लीगली स्पीकिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आप उस माइनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते. एंड जीरो रिस्क कैन थ्योरेटिकली वॉक अवे विदाउट एनी लीगल पेनल्टी. अब क्यों ये किया जाता है, उसका सिंपल सा रीजन होता है, माइनर्स को प्रोटेक्ट करने के पर्पसेस से ही कॉन्ट्रैक्टली उनको कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं माना गया. तो अगर आप वहां पर माइनर के अगेंस्ट से केस फाइल करते हो तो वो चीज उसी बेसिक ऑब्जेक्टिव को ही डिफीट करना शुरू कर देगी. एंड देयरफॉर जब गार्जियन के थ्रू या पेरेंट के थ्रू रूट करा के आपने अग्रीमेंट साइन कराया है, माइनर तो उसको एनफोर्स कर सकता है प्रोवाइडेड द अग्रीमेंट वाज क्रिएटेड फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ द माइनर ओनली, व्हिच इज द केस ओवर हियर. बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल द अदर वे अराउंड एज वेल. फ्रेंचाइज माइनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, वो कर सकते. एंड प्राइमरली क्यों माइनर को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपेसिटी. So the law presumes minors lack the maturity to grasp complex commercial exploitation regardless of their athletic genius. Superiority of the child welfare. So is it fair to the franchisees? Perhaps no. But under the Indian jurisprudence, commercial fairness always yields to child protection. And what is the ultimate takeaway? So the legal framework intentionally forces adult entities like multi-million-dollar IPL franchisees to bear 100% of the commercial risk when choosing to do a business with a 13-year-old child. सीधा सा हिसाब है. तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से वैलिडली एग्जिस्ट कर सकते हैं. डायरेक्टली अगर वहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो इट्स वॉइड ab initio काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, बट पेरेंट और गार्जियन के थ्रू जब उसको करवाया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, देन दे आर एनफोर्सेबल इन नेचर. ठीक है, बाकी द ग्रेट इंडियन क्लैट शो इज कमिंग अप. 5 episodes, 5 evenings and 6 toppers. So CLAT 2026 की रियल स्टोरी समझनी अगर बिहाइंड ईच रैंक, so this particular CLAT show is not to be missed. इसको मिस नहीं करना है. Season 3 is coming up and you can register now for more information. and registration आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज is GSAT, that is the Grant Scholarship and Admission Test for CLAT 2027 and 2028 preparation, wherein you can win up to 100% scholarship. मोड अगर इस मॉक की हम इस स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल होगा. डेट इज 12th April 2026 and timing will be from 10 AM to 10 PM and you can register now and the link will be available in the comment और description section as well. ठीक है, तो ये था भाई सिचुएशन कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. आई होप समझ में आया होगा. बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए. सेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक द सेशन एज वेल एंड शेयर
share the session and subscribe the channel as well. Rest, I'll see you soon. Just take care of yourself, enjoy your day, and bye bye guys. Bye. Thank you so much.